नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस कर रहे हो साथियों, सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पेडागोजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 5 होगा साथियों, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही अगर आप एसएससी या किसी अन्य एग्जाम्स प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मिलेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। आज का पार्ट ए में हम इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग टू एलोक्वेंट। ऑप्शन ए साइलेंट, ऑप्शन बी फ्लुएंट, ऑप्शन सी केयरलेस, ऑप्शन डी वीक। तो आपको इसका क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि इसका सिनोनिम्स बताना एलोक्वेंट का। तो एलोक्वेंट का मतलब होता है साथियों जो साफ हो, प्रभावशाली और अच्छे तरीके से बोल सके। तो इसमें से क्या आ जाएगा, जो फ्लुएंट होता है वो फ्लुएंट भी क्या होता है, धारा प्रवाह बोलने वाला। तो इसका जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग होगा वो होगा आपका फ्लुएंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू रिजिड। आपको रिजिड का अपोजिट बताना है। ऑप्शन ए स्टिफ, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी हार्ड, ऑप्शन डी फिक्स्ड। तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा रिजिड का। तो रिजिड का मतलब होता है साथियों कठोर, ना बदलने वाला। तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला और बदलने योग्य। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आपका अपोजिट पूछा है तो फ्लेक्सिबल इज द अपोजिट ऑफ रिजिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। आपको इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म करेक्ट बताना है। द कमेटी हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल। ऑप्शन ए द प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द कमेटी, ऑप्शन बी द प्रपोजल was approved by the committee, ऑप्शन सी the proposal has been approved by the committee, और ऑप्शन डी the proposal had approved by the committee। तो करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। तो पैसिफाई इसका राइट क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि प्रपोजल को अप्रूव कराना है तो द प्रपोजल से स्टार्ट होगा। द प्रपोजल हैज़, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी जाएगी। तो द प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कमेटी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्म इसका ये होगा, हैज़ हैव प्लस बीन पर वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। द प्रपोजल हैज़ बीन अप्रूव्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। अब इसमें आपको इस पैसिव फॉर्म का एक्टिव फॉर्म बताना है। जो पैसिव सेंटेंस दे रखा है आपको, द इन्विटेशन वॉज सेंट टू ऑल द मेंबर्स। ऑप्शन ए ऑल द मेंबर्स वर सेंडिंग द इन्विटेशन, ऑप्शन बी someone has sent the invitation to all the members, option C someone sent the invitations to all the members, option D all the members sent the invitation। तो इसका करेक्ट आपको एक्टिव फॉर्म बताना है। तो एक्टिव फॉर्म ये ऑल द मेंबर्स से स्टार्ट होगा साथियों। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समवन, क्योंकि यहाँ पे कोई इसका मेन जो सब्जेक्ट है नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। समवन सेंट द इन्विटेशन टू ऑल द मेंबर्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या होता है साथियों, याद रखिएगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट में पैसिव है ना, सिंपल पास्ट में, तो इसका एक्टिव बनाते समय सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। तो इसलिए समवन सेंट द इन्विटेशंस टू ऑल द मेंबर्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है आपका, सी सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे। ऑप्शन ए सी said that they will finish the project that day, ऑप्शन बी सी said that they would finish the project that day, ऑप्शन सी सी said that we would finish the project today, ऑप्शन डी सी said that they finished the project that day। तो यहाँ पे साथियों सी said, और यहाँ पे क्योंकि कॉमा नोट कॉमा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी said यहाँ पे, और इसकी फॉर्म में क्या हो जाएगा, दैट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो वी चेंज हो जाएगा वो सी के साथ उसका प्लूरल बनेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा उसका दे, और यहाँ पे विल वुड हो जाएगा, फिनिश द प्रोजेक्ट दैट टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इसका फिर से इनडायरेक्ट स्पीच बताना है इस सेंटेंस का। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमन का डोंट मेक अ नॉइज। ऑप्शन ए द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक नॉइज, ऑप्शन बी द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट दैट दे शुड नॉट मेक नॉइज, ऑप्शन सी द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू मेक नॉइज, ऑप्शन डी
द टीचर सेड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइज़। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट्स करेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डू नॉट मेक अ नॉइज़ स्टार्ट हुआ यहाँ से, यहाँ की ये आपका जो सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिव कमांड दिया गया है। तो डोंट मेक नॉइज़, तो इसका इनडायरेक्ट रूप क्या होगा, एडवाइस्ड या ऑर्डर। तो देखते हैं कि एडवाइस या ऑर्डर, तो दो सेंटेंस में आपको एडवाइस और ऑर्डर मिल रहा है। सेंटेंस जो आपका बी और सी है, ऑप्शन बी और सी में, तो इन्हीं में दो में से एक आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है, एडवाइस दी जा रही है डोंट मेक अ नॉइज़, है ना। तो यहाँ पे द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज़, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एडवाइस के रूप में निगेटिव कमांड दिया जा रहा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज़ फेमस, हिज ऑनेस्टी, ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बाय। ही इज़ फेमस, हिज ऑनेस्टी, यानी कि हिज के पहले यहाँ पे क्या आएगा साथियों, तो फेमस हमेशा के लिए याद रखिएगा कि हम फेमस के साथ हमेशा फॉर ही आता है, तो फेमस फॉर ऑनेस्टी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों, जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो के अच्छे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी होती रहे। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो क्लास में अपना स्कोर भी जरूर बताएं, क्या 30 ऑफ आपने कितना गेन किया। और साथियों, अगर मेरे इंग्लिश मीडियम के साथी, अगर मेरे हिंदी बोलने से थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अपना फ़ोन का वॉल्यूम डाउन करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों। और चैनल में साथियों सीटेट की अगर प्रिपरेशंस करें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश के खासकर जो मेरे साथी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि इंग्लिश के सर वीडियो, तो आप सारे इंग्लिश के वीडियो एक साथ आप विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द चाइल्ड वॉज फ्राइटेंड द लाउड नॉइज, ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी विद। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा फ्राइटेंड के बाद क्या प्रीपोजिशंस आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉज के लिए बाय आता है ना, क्योंकि फ्राइटेंड डरा हुआ है द लाउड नॉइज़ की वजह से, तो यहाँ पे कॉज है तो इसलिए नॉइज़ से डरा हुआ है, यानी फ्राइटेंड बाय आएगा। क्या आएगा ऑप्शन साथियों, बाय द लाउड नॉइज़, यानी किसकी वजह से डरा हुआ है, वो डरा हुआ है बहुत तेज ध्वनि की वजह से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, ऑप्शन बी नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन सी नाइदर द आंसर्स इज करेक्ट, ऑप्शन डी नाइदर आंसर्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर नाइदर हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को ही रिप्रेजेंट करता है, तो साथियों देखो ये जहाँ पर ए और डी ऑप्शन में तो आर दे रखा है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं होंगे, तो हमारे जो आंसर होंगे हमें बी और सी में मिलेंगे। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट, नाइदर द आंसर्स यहाँ पे इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे नाइदर के बाद हमेशा ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑफ आएगा, तो नाइदर ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट होगा, नाइदर द आंसर इज़ करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नाइदर ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस करेक्ट इसमें से कौन सा है वो आपको चूज करना है। ऑप्शन ए, ही इंस्टिटेड मी टू अटेन द मीटिंग, ऑप्शन बी, ही इंसिस्टेड दैट आई शुड अटेन द मीटिंग, ऑप्शन सी, ही इंस्टिटेड मी दैट आई अटेन द मीटिंग, ऑप्शन डी, ही इंस्टिटेड टू अटेन द मीटिंग। तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। तो इंसिस्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए, उसको इंसिस्ट कर रहा है कि मीटिंग वो अटेंड करे। तो यहाँ पे क्या है, सजेस्ट के फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, सजेस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, दैट आई शुड आता है, नॉ कि मी आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही इंसिस्टेड दैट आई शुड अटेंड द मीटिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट वर्ड। द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू गैप स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स, ऑप्शन ए मेक, ऑप्शन बी डू, ऑप्शन सी टेक, ऑप्शन डी गिव। चूज द करेक्ट वर्ड आपको बताना है। द प्रिंसिपल डिसाइडेड टू, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स, तो क्या फिल आएगा यहाँ पे साथियों, टेक एक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है ना, और स्ट्रिक्ट एक्शन है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट को एक बार आप भूल भी जाएं तो हमेशा एक्शन के पहले टेक ही आता है, तो टेक एक्शन आएगा, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट फ्रेज में टेक एक्शन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन ए होपफुल, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंट, ऑप्शन सी चीयरफुल, ऑप्शन डी पेसिमिस्टिक।
तो यहाँ पे चूज़ द वर्ड अपोजिट आपको बताना है ऑप्टिमिस्टिक का। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है साथियों क्या होता है, आशावादी, और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। तो इसका क्या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट अपोजिट वर्ड हो जाएगा पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए, नो सूनर डिड द बेल रिंग दैन द स्टूडेंट्स रस्ट आउट। ऑप्शन बी, नो सूनर हैड द बेल रंग that the students rushed out. Option C, no sooner the bell rang than the students rushed out. Option D, no sooner had the bell rung when the students rushed out. तो इसका राइट आंसर होएगा नो सूनर से स्टार्ट हुआ साथियों। तो हमेशा नो सूनर का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसे होता है, नो सूनर प्लस हैड आता है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आती है फिर देन आएगा। तो इसके हिसाब से आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नो सूनर हैड द बेल रंग थर्ड फॉर्म then students rushed out. Option B is the correct answer. Next question 14, choose the correct transformation। आपको बताना है इस सेंटेंस का। the box was so heavy that he could not carry it. Option A, the box was too heavy for him to carry. Option B, the box was very heavy to carry. Option C, the box was heavy but he carried it. Option D, the box was so heavy to carry. तो यहाँ पे the box was so heavy that he could not carry it। तो इसका राइट आंसर हो यहाँ पे TOO एंड Z-2 आता है। तो हमेशा इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर हिम टू कैरी। वो बॉक्स इतना भारी है कि वो उठा भी नहीं सकता, यानी उसको ले भी नहीं जा सकता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ऑब्सलीट। ऑप्शन ए मॉडर्न, ऑप्शन बी यूजफुल, ऑप्शन सी आउटडेटेड, ऑप्शन डी एक्सपेंसिव। तो चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू ऑब्सोलीट। इसका राइट आंसर क्या बताना है आपको साथियों। तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है साथियों जो अब प्रयोग में नहीं है, निष्प्रयोज्य है आपका। तो उसके हिसाब से आपको इसका क्या बताना है, क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि सिमिलर से इसका बताना है। तो यानी कि प्रयोग में कोई चीज़ कब नहीं होती, जब वो आउटडेटेड हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आपके इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चंस हो गए। 15 क्वेश्चंस। अब आपको नेक्स्ट उसमें पैराडोजी के मिलेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथ ही अपना व्यूज़ ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ अपना कमेंट बॉक्स में कोई एडवाइस अगर कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पार्ट बी इंग्लिश पेडागोजी। इसमें से आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज। Option A, to create opportunities for learners to use the language meaningfully. Option B, to give a lot of information. Option C, to control the class strictly. Option D, to read and explain every line. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज, यानी एक भाषा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी एक सुविधादाता के रूप में क्या है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को यानी कि टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली, यानी विद्यार्थियों को भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग करने के अवसर देना। और दूसरा क्या है, टू गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत सारी जानकारी देना और बच्चों को सुनने के लिए कहना। और ऑप्शन सी क्या है, टू कंट्रोल द क्लास स्ट्रिक्टली, यानी कि कक्षा पर सख्त नियंत्रण रखना और जल्दी सिलेबस पूरा कराना, यही है। और इसके बाद क्या है ऑप्शन, टू रीड एंड एक्सप्लेन एवरी लाइन, हर पंक्ति जोर से पढ़कर समझाना। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लैंग्वेज टीचर की क्या होनी चाहिए एज अ फैसिलिटेटर, तो वो होनी चाहिए टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर्स फॉर टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली, यानी कि विद्यार्थियों को भाषा का अर्थपूर्ण उपयोग करने के अवसर देना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की अधिक जिम्मेदारी लेने में मदद करेगा। ऑप्शन ए सुपरवाइज्ड रीडिंग, यानी कि नियंत्रित पठन सत्र, और बी कंट्रोल्ड राइटिंग, यानी नियंत्रित लेखन कार्य। और ऑप्शन सी पीयर असेसमेंट, सहपाठी मूल्यांकन। और ऑप्शन डी समेटिव असेसमेंट, यानी समेकित मूल्यांकन। तो यहाँ पे विच विल हेल्प लर्नर्स टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयर असेसमेंट, यानी कि जब वो क्या करते हैं ग्रुप में सहपाठी मूल्यांकन के साथ पढ़ते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज। असेसमेंट का जो मेन पर्पज होता है वो यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू मेजर अचीवमेंट्स, यानी विद्यार्थियों की उपलब्धि मापना। ऑप्शन बी टू गिव
प्रैक्टिस इन राइटिंग यानी लेखन का अभ्यास कराना। ऑप्शन सी टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। और ऑप्शन डी टू डिसाइड पास एंड फेल यानी पास फेल तय करना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि असेसमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो टू मेजर अचीवमेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की उपलब्धि मापना कि वो उन्होंने कितना नॉलेज गेन कर लिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना उन्होंने नॉलेज गेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इम्प्रूविंग स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन हेल्प्स लर्नर्स यानी कि जब बच्चों को वर्तनी और विराम चिन्ह सिखाए जाते हैं तो वे क्या सीखते हैं? ऑप्शन उससे क्या इम्प्रूव होता है? ऑप्शन ए इन्हेंस फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह बढ़ाएंगे। और ऑप्शन बी नरेचर क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक बढ़ाएंगे। और ऑप्शन सी शार्पन लिसनिंग सुनने की क्षमता बढ़ती है। और ऑप्शन डी इम्प्रूव एक्यूरेसी यानी सटीकता बढ़ती है। तो इम्प्रूविंग स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन हेल्प्स लर्नर्स टू, तो किस लिए हेल्प करता है उसमें? वो करता है इम्प्रूव एक्यूरेसी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाए, सटीकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, आस्किंग लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट मेनली एम टू। ऑप्शन ए हेल्प इन एग्जाम्स। ऑप्शन बी सो डिफिकल्टीज इन पेपर सेटिंग। ऑप्शन सी डेवलप एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन डी ट्रेन पेपर सेटर्स। आस्किंग लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट मेनली एम टू यानी कि जो शिक्षक है छोटे पाठ देकर प्रश्नावली बनाते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो हेल्प इन एग्जाम्स यानी परीक्षा में मदद ली जाए। सो डिफिकल्टीज इन पेपर सेटिंग प्रश्न पत्र कठिन बनाना। और डेवलप एनालिटिकल एंड क्रिटिकल विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच बढ़ाना। और ट्रेन पेपर सेटर्स यानी प्रश्न पत्र निर्माता बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि डेवलप एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, बच्चों में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मीन्स। ठीक है, आपसे कह रहा है कि पंक्तियों के बीच पढ़ने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग स्टेट फैक्ट्स यानी कहे गए तथ्यों को समझना। ऑप्शन बी गिविंग स्पेस बिटवीन लाइन्स यानी पंक्तियों में जगह देना। ऑप्शन सी इन्फरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग क्लास यानी संकेतों से छिपे अर्थ को समझना। और अब डी क्या करें? आइडेंटिफाइंग ग्रामर यानी व्याकरण पहचानना। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है आपका इन्फरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग क्लूज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी संकेतों से छिपे अर्थ को भी समझना, यही होता है बिटवीन द लाइन्स यानी कि बाल की खाल पहचानना जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सब्स्टिट्यूशंस टेबल ड्रिल इज यूज्ड फॉर यानी सब्स्टिट्यूशन ड्रिल का उपयोग होता है किसके लिए? ऑप्शन ए फ्री राइटिंग यानी मुक्त लेखन के लिए। ऑप्शन बी फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाहता के लिए। ऑप्शन सी लिसनिंग यानी सुनने की क्षमता के लिए। और ऑप्शन डी कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी नियंत्रित भाषा अभ्यास के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल इज यूज्ड फॉर किसके लिए करते हैं साथियों? वो करते हैं कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रित भाषा अभ्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड। ऑप्शन ए यानी कि क्वेश्चन आप इस कह रहे हैं कि भाषा कौशल सबसे अच्छे तब सीखे जाते हैं जब। ऑप्शन ए थ्रू रिटन टेस्ट सिर्फ परीक्षाएं हों जब। और ऑप्शन बी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर यानी कि एकीकृत रूप से पढ़ाया जाए। ऑप्शन सी बाय मैकेनिकल ड्रिल्स यानी मशीनी अभ्यास हो। ऑप्शन डी वन स्किल एट अ टाइम यानी केवल एक एक कौशल को पढ़ाया जाए। तो लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न यानी कब सीख सकते हैं? तो यानी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर यानी एकीकृत रूप से सीख सकते हैं। एकीकृत रूप से जब पढ़ाया जाए तभी सीख पाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ग्रुप एक्टिविटीज आफ्टर रीडिंग अ पोएम हेल्प बिकॉज दे। ऑप्शन ए वेस्ट टाइम। ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कविता जो के बाद जो पोएम में क्या होती है, जो कविता के बाद समूह गतिविधियाँ कराई जाती हैं तो वो क्यों कराई जाती है, उसका पर्पस क्या है? ऑप्शन ए वेस्ट टाइम समय बर्बाद करती हैं। ऑप्शन बी केटर टू डाइवर्स एबिलिटीज़ यानी विविध क्षमताओं को अवसर देना। ऑप्शन सी प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स यानी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। ऑप्शन डी डिस्ट्रैक्ट लर्नर्स यानी ध्यान भटकाने के लिए। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ आफ्टर रीडिंग अ पोएम हेल्प बिकॉज दे वो किस में मदद करती हैं? केटर टू डाइवर्स एबिलिटीज़। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, विविध क्षमताओं को अवसर देती हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, करेक्ट स्पीच हैबिट्स डेवलप बेस्ट थ्रू।
यानी कि सही बोलने की आदत विकसित होती है कैसे? ऑप्शन ए प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, ऑप्शन बी वोकैबुलरी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी क्विजेस, ऑप्शन डी डिक्टेशंस। यानी कि आपका उच्चारण अभ्यास से, शब्दावली से, या क्विजेस से जो क्विज होती हैं, या डिक्टेशंस यानी कि जो श्रुतलेख बोला जाता है, या इमला कह लीजिए। तो करेक्ट स्पीच हैबिट्स डेवलप बेस्ट थ्रू, तो कैसे डेवलप होती हैं वो? प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से, यानी कि शुद्ध यानी उच्चारण से, अभ्यास से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, चेंजिंग द एंडिंग ऑफ अ स्टोरी हेल्प्स लर्नर टू, ऑप्शन ए लर्न ग्रामर, ऑप्शन बी यूज लाइब्रेरी, ऑप्शन सी जज टीचर, ऑप्शन डी बिकम क्रिएटिव। तो कैसे चेंज होती हैं साथियों? यानी कि कहानी का अंत बदलने से क्या होता है? व्याकरण में बदलाव आता है, या उसमें पुस्तकालय कौशल बढ़ता है, या जज टीचर यानी शिक्षक का मूल्यांकन होता है, या बिकम क्रिएटिव यानी कल्पना और रचनात्मक होता है। तो चेंजिंग द एंडिंग ऑफ ए स्टोरी हेल्प्स लर्नर्स, यानी कि किस में मदद करती है? तो मदद करती है बिकम क्रिएटिव होने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इनकरेजेस लर्नर्स टू, यानी कि जो रचनावादी दृष्टिकोण में छात्र यानी किसके लिए छात्र को प्रोत्साहित किया जाता है? ऑप्शन ए डिस्कवर रूल्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स, यानी नियम खोजने के लिए उदाहरण से। ऑप्शन बी अवॉइड एरर्स, यानी गलतियां ना करें। ऑप्शन सी डू मैकेनिकल ड्रिल्स, यानी यांत्रिक अभ्यास करने के लिए। ऑप्शन डी मेमोराइज रूल्स, यानी रटने के लिए। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इनकरेज लर्नर्स टू, तो किसके लिए उसको इनकरेज करती है? तो वो डिस्कवर रूल्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरण से वो अपने नियम्स बना सके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यंग लर्नर्स एंजॉय अ प्ले व्हेन दे, आपसे पूछा है बच्चे नाटक का आनंद लेते हैं जब वे। ऑप्शन ए लिसन टू टीचर, यानी अध्यापक के द्वारा सुनते हैं। ऑप्शन बी अभिनय इनैक्ट इट, या अभिनय करते हैं उसे। गेट एक्सप्लेनेशन, या समझाया जाए उनको विस्तार से। और ऑप्शन डी रीड साइलेंटली, या चुपचाप पढ़ें। तो यंग लर्नर एंजॉय अ प्ले व्हेन दे, यानी जब बच्चे हैं वो कैसे करें? इनैक्टेड, यानी जब वो उसी में अभिनय कराया जाए उनको, उसी चैप्टर का, उस जो भी है प्ले है उसका, उसमें तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, रोल प्ले मेनली एम टू डेवलप, ऑप्शन ए, यानी कि जो रोल प्ले होता है वो विकसित करता है, क्या विकसित करता है? ऑप्शन ए राइटिंग, यानी लेखन को। ऑप्शन बी रीडिंग हैबिट, यानी पढ़ने की आदत को। ऑप्शन सी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि उनके संचार कौशल को, यानी कि जो कम्युनिकेशंस के लिए। ऑप्शन डी एक्टिंग स्किल, यानी उनके अभिनय को। तो रोल प्ले मेनली एम टू डेवलप्स, तो मेन उद्देश्य क्या होता है? क्या डेवलप करने का उद्देश्य होता है? तो होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को, यानी कि जो उनके संचार कौशल को विकसित करना। तो साथियों 29 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन इज रिमेन। तो अपना स्कोर जरूर बताएं साथियों वीडियो क्लास में, 30 में से आपने कितना क्वेश्चंस, कितने मार्क्स गेन किए। और साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताएं वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आपको यहाँ से अच्छे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो आपको एग्जाम में बेस्ट स्कोर दिलाने में मदद करेंगे। तो साथियों आते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न पर, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाइल रीडिंग साइलेंटली लर्नर्स शुड, तो यानी चुपचाप पढ़ते समय ध्यान होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? ऑप्शन ए स्टॉप डिफिकल्ट वर्ड्स, यानी कठिन शब्दों पर रुकने पर। ऑप्शन बी इन्फर मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ से अर्थ समझना। ऑप्शन सी फोकस ऑन ग्रामर, यानी केवल व्याकरण पर। और ऑप्शन डी रीड फास्ट विदाउट मीनिंग, यानी कि तेज पठन पर। तो वाइल रीडिंग साइलेंटली लर्नर शुड, यानी कि क्या करना चाहिए जब वो साइलेंट रीडिंग कर रहे हो? तो उसके लिए करना चाहिए उन्हें इन्फर मीनिंग फ्रॉम कंटेक्स्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संदर्भ अर्थ सहित समझना, यही इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे, जिसमें 15 क्वेश्चंस आपने इंग्लिश ग्रामर के और 15 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी के सॉल्व किए। तो उस वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए सभी साथियों को थैंक यू सो मच।